बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक हमारा आज का टॉपिक है। अ, आपको पता है कि क्रेडिट कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक के पास होती है, तो इस हवाले से उसे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। तो हम चलें, इसी को हमने डिस्कस करना है, इसमें कौन-कौन से वो टूल्स अप्लाई करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ क्रेडिट कंट्रोल, है क्या वो चीज़? द स्टेट बैंक इज द गार्डियन ऑफ मनी मार्केट। असल में मनी मार्केट का गार्डियन है ही स्टेट बैंक, वो ही देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड credit system of country in such a manner that ensure monetary stability in the economy. सर इस टॉपिक का नाम क्या है? सॉरी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। Credit control. Topic name is credit control by central bank. ठीक है। So the government has given its vast powers to regulate the value and direction of the बैंक लोन्स। इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल बैंक को वास्ट पावर, क्या वो ऑटोनोमस बॉडी उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि जो स्टेट बैंक है वो अपने एक्शन पे, अपनी पॉलिसी के लिए उसके अपना आइन है, उसके अपने रूल्स हैं और उसके पास एक ऑटोनोमस पावर है। वो जो डिसीजन लेता है उस पे कायम रहता है और उसमें कोई सियासी असर और रसूख उसके ऊपर होता नहीं है। तो असल में क्रेडिट कंट्रोल के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करता है स्टेट बैंक, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट is, you know what, monetary policy. Bank of Pakistan as a controller of credit is to implement the government monetary policy. यानी गवर्नमेंट के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, अप्लाई करता है सेंट्रल बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इज एग्जांपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर या मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद यही होता है कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को ज्यादा किया जाए या कम किया जाए। अब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंटरेस्ट रेट होता है, आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या पे किया जाएगा। तो ये असल में होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इंटरेस्ट रेट को एज अ टूल इस्तेमाल करके क्रेडिट की सप्लाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है बाय द सेंट्रल बैंक। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्रेडिट कंट्रोल, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाए, मतलब उसकी सप्लाई अगर ज्यादा है तो उसको कम किया जाए, ओके। कम है तो ज्यादा की जाए। टू स्टेबलाइज इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट ऐसा हो जो कि मतलब प्रॉप मुनासिब हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, उसको स्टेबलाइज किया जाए। और उसके अलावा टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉलिसी में डाला ओके। जाए कमर्शियल बैंक्स के लिए, पब्लिक के लिए, कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंक्रीज हो इन्वेस्टमेंट, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। और ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल इस तरह किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और प्राइस कंट्रोल हो, यानी इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वो कंट्रोल हो। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। लेकिन स्टिल हमने ये डिस्कस करना है कि क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स क्या हैं, कौन कौन से टूल्स वो अप्लाई करता है और क्रेडिट को कंट्रोल कर लेता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट। दो किस्म के होते हैं, हम इसको सिंपलिसिटी के लिए कैटेगराइज कर लेते हैं। एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल या क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव में एक तो बैंक रेट पॉलिसी होती है, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, तीसरा वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, और नंबर 4 पे क्रेडिट रैशनिंग होती है। ये चारों के चारों क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, पहला। दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, तीसरा होता है मोरल परसुएशन,
नंबर 4 पब्लिसिटी एंड नंबर 5 डायरेक्ट एक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल में इनको डिटेल में ये क्या चीजें हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन सारे के सारे जो मेथड्स अप्लाई करता है सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, हम वन बाय वन इनके ऊपर जाते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव टूल में बैंक रेट पॉलिसी की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो बैंक रेट पॉलिसी है, तो द रेट एट विच बैंक डिस्काउंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बैंक रेट पॉलिसी होती है। आपको पता है जो बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट करवाने के लिए बिफोर टाइम लोग बिल ले जाते हैं बैंक के पास के इसको डिस्काउंट कर दें, या अगर कमर्शियल बैंक ने बिल को डिस्काउंट करवाना तो वो सेंट्रल बैंक के पास ले जाता है कि हमारे इस बिल को डिस्काउंट कर दें, या गवर्नमेंट ने को बिल डिस्काउंट करवाना तो वो भी स्टेट बैंक के पास ले जाता है। तो डिस्काउंट पॉलिसी ये होती है कि एक परसेंटेज से वो उसमें से कटौती कर लेते हैं, बाकी को कैश कर देते हैं। अगर वो परसेंटेज ज्यादा कर दी जाए तो क्रेडिट के को मतलब कम किया जा सकता है, क्रेडिट के एक्सपेंशन को कम किया जा सकता है, और अगर वो उसे कम कर दे तो फिर क्रेडिट एक्सपेंशन ज्यादा हो सकती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ये भी बैंक रेट पॉलिसी कहलाती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीजें। इट डायरेक्टली affects the rate of interest charged by commercial banks। ये जो एक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, ये डायरेक्टली किस चीज से रिलेट करता है? कमर्शियल बैंक का जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ लोन्स। अब जब कमर्शियल बैंक के ऊपर ज्यादा, यानी उसको बैंक रेट बियर करना पड़ता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो वो भी क्रेडिट को कम एक्सपेंड कर पाता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करता है उसके ऊपर अफेक्ट उसको करता है, जो बैंक रेट पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की। तो इंक्रीज मनी सप्लाई, द इंटरेस्ट रेट इज लोवर्ड। अगर मनी सप्लाई को ज्यादा करना, मनी सप्लाई को बढ़ाना, तो इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। सिमिलरली रेट इज लोअर्ड व्हेन द रिक्वायर्ड इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई को कम करना हो तो रेट को बढ़ा दिया जाता है, मनी सप्लाई को बढ़ाना हो तो रेट को कम कर दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है। वही बात आप समझ रहे हैं, ये एक टूल है सेंट्रल बैंक का, बैंक रेट पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से मनी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर बैंक रेट को, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो उसकी वजह से मनी सप्लाई ज्यादा होती, इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो बैंक ने जो भी करना हो, अगर डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल करना है, उसने मनी सप्लाई को ज्यादा करना है, तो वो इंटरेस्ट रेट को, बैंक रेट को कम कर देता है, डाउन कर देता है। और इसी तरह बैंक रेट को बढ़ा के वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है, कम कर लेता है। मतलब अगर उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, प्राइस सर एक्चुअली वो मैं ना आपसे मेरा तो इंटरनेट पॉलिसी इज अबाउट क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करना, अगर डिफ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करना। सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना होता है, उसके लिए बैंक रेट पॉलिसी हमने पढ़ी। अगर बैंक रेट सेंट्रल बैंक ज्यादा कर दे तो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब उसकी एक्सपेंशन को कम किया जा सकता है। और इसी तरह बैंक रेट को अगर कम कर दिया जाए तो क्रेडिट की एक्सपेंशन को ज्यादा किया जा सकता है, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सेंट्रल बैंक जो बैंक रेट पॉलिसी है वो इसी को देख के लगाता है कि उसने क्रेडिट को एक्सपैंड करना है या उसने क्रेडिट को श्रिंक करना है। तो बैंक रेट पॉलिसी का ये इसमें लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था, बड़ी सिंपल सी चीज थी। और बाकी ये रिकॉर्डेड भी होगा, अगर कोई इसमें आपकी कोई चीज मिस हो गई है तो इनशाला आप उसको दोबारा देख लेंगे। बैंक रेट पॉलिसी और बैंक रेट पॉलिसी के बाद है बैंक रेट इज इफेक्टिव इफ। अगली बात ये उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है कि बैंक रेट इफेक्टिव कब होता है। बैंक रेट उस वक्त इफेक्टिव होता है कि व्हेन फाइनेंशियल मार्केट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि जिसमें आपका हर जो स्टेट एक्टर है उसके उसके पैसे बैंक्स के अंदर हो, उसके बैंक अकाउंट हो, उसकी तमाम ट्रांजैक्शंस
बैंक के ज़रिए होती हों। तो लेकिन जैसा कि पाकिस्तान के केस में इसमें कई लोग तो बैंक में अपने अकाउंट ही नहीं खुलवाते और वो मतलब उसके संदूकचे, उसके डब्बे, उसकी अलमारियाँ पैसों से भरी रहती हैं, डब्बे भर-भर के रखते हैं। तो वो बैंक में अपने अकाउंट ही नहीं खुलवाते। तो इसका मतलब है कि मनी मार्केट हमारे यहाँ तो ऑर्गेनाइज़ ही नहीं है, तो ये फिर लिमिटेशन में आ जाएगा। यानी बैंक रेट इस उस वक़्त इफ़ेक्टिव होता है, जब आपकी मनी मार्केट इतनी वेल ऑर्गेनाइज़ है कि देहातों में, गाँव में, शहरों में, गली-मोहल्लों में बैंक्स अवेलेबल हों और तमाम लोगों के अकाउंट्स बैंक्स के अंदर हों। The economic structure of the country is flexible to the extent that the procedure should be benefit wages, rents, commerce and production. ये सारे ही बैंक्स के जरिए होते हो। आपकी जो मनी मार्केट है इतनी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो तब बैंक रेट पॉलिसी जो अभी हम पीछे पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे वो तभी इफेक्टिव होती है। अगर ऐसा ना हो, मनी मार्केट ऑर्गेनाइज ना हो, जैसा कि पाकिस्तान के केस में है, हमारी क्योंकि हमारी मनी मार्केट इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसमें फिर बैंक रेट पॉलिसी भी इनइफेक्टिव हो जाती है, लिमिटेशंस में आ जाती है चीज। क्वालिटेटिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव मेथड में एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन? अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? मैं आपको जनरली बताता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ स्टेट बैंक व्हेन स्टेट बैंक सेल और परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। मतलब पब्लिक में ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? लाइक प्राइस बॉन्ड है जिस तरह। अगर मार्केट के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो चाहता है कि मैंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी क्रेडिट को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसको इन्फ्लेशन को कम करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? ओपन मार्केट में वो सेल आउट कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, प्राइस बॉन्ड सेल कर देता है। और लोग कमेटी के चक्रों में, प्राइस बॉन्ड इनाम निकलने के चक्रों में प्राइस बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं। अब देखें, आपसे एक सवाल है, जब पब्लिक प्राइस बॉन्ड को परचेज कर लेगी तो कैश किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास, यानी बैंक के पास चला जाएगा ना, मीन टू से। क्योंकि बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, तो जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे या स्टेट बैंक के पास चले जाएंगे। पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो पैसा जब सर्कुलेशन से रहेगा, निकल जाएगा, सर्कुलेशन से निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इस तरह भी की जा सकती है। या एक दूसरा तरीका है, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाए, मतलब कारोबारी सरगर्मी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कसाद बाजारी है, मंदा है, बिजनेस नहीं है, तो फिर क्या करता है सेंट्रल बैंक? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेता है पब्लिक से, कमर्शियल बैंकों से और पब्लिक से परचेज कर लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, प्राइस बॉन्ड्स को, सर्टिफिकेट्स को। तो पैसा कहाँ पे चला जाता है? वापस जनरल पब्लिक में चला जाता है। जब पैसे की सर्कुलेशन पब्लिक में जाती है तो वो कारोबार में पैसा लगता है। और उसी तरह फिर वही वही उसी चीज को हम कहते हैं क्रेडिट की एक्सपेंशन। क्रेडिट की एक्सपेंशन हो जाती है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। दिस इज दी ऑल अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन? जी सर। जी सर। चलें जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके क्वालिटेटिव उसमें मेथड्स में आ रहा था, इसको हमने डिस्कस किया। लेट वी प्रोसीड टुवर्ड फर्दर स्टेप्स के जो ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में लेता है। क्वालिटेटिव कंट्रोल में एक होता है वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, आपके सामने आ रहा है, वेरिएशंस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये क्या है? द सेंट्रल बैंक बाय चेंजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट कैन आल्सो कंट्रोल क्रेडिट मनी। देखो, सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को एक हिदायत, एक एडवाइस जारी करता है। वो कहता है कि आपने जब कभी भी क्रेडिट को आगे देना है, लेंड करना है, लोन देना है, तो आपने एक एक पोर्शन, एक परसेंटेज आपने रिजर्व अपने पास रखना है। मतलब जैसे हम क्रेडिट क्रिएशन में प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि अगर 100 उसने लेंड करना है, 100 उसके पास है, डिपॉजिट आया है, तो उसका 20% वो अपने पास रिजर्व रखता है।
और 80 आगे लेंड कर देता है। तो 20-80 की ये क्या है, ये एक रेशियो है, इसे कहते हैं रिजर्व रेशियो या रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये कह देता है कि आप जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसको बढ़ा दें, मतलब 20-80 नहीं, आप 30-70 कर दें या 40-60 कर दें। जब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट श्रिंक हो जाएगा, इतना हुँ, ज्यादा लेंड ही नहीं होगा, पैसे की सर्कुलेशन कम होगी उससे, राइट। इसी तरह अगर पैसे की सर्कुलेशन को ज्यादा करना है तो सेंट्रल बैंक हिदायत करता है कमर्शियल बैंकों को कि आप रिजर्व रिक्वायरमेंट को क्या कर दें, कम कर दें। मतलब आप 20 रख रहे थे तो आप उसमें से 10 कर दें या 5 कर दें, ताकि क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में जाए और क्रेडिट एक्सपैंड होगा, बिजनेस एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये होता है वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट के जरिए भी जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश करता है कि पैसे की सर्कुलेशन या क्रेडिट की सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाए, अपनी मर्जी के मुताबिक उसे ज्यादा करके या कम करके एडजस्ट किया जाए। तो दिस वाज वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो इज इट क्लियर टू? जी सर। ओके, रिजर्व रिक्वायरमेंट को हमने डिस्कस कर लिया। ये भी एक टूल है जिसके जरिए क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। और आफ्टर रिजर्व रिक्वायरमेंट देयर इज अनदर टूल एंड दैट इज रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग भी इसे कहते हैं और रैशनिंग भी कहते हैं। तो क्रेडिट रैशनिंग क्या है? समथिंग सम टाइम द सेंट्रल बैंक fixes the limit up to which it can give loans to its member banks। बाज औकात ऐसा होता है कि जो सेंट्रल, क्योंकि देखो हमें तो कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंकों को कौन लोन देता है? कमर्शियल बैंकों को लोन सेंट्रल बैंक देता है। तो बाज औकात ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है लिमिट अप टू विच इट कैन गिव लोन्स टू मेंबर बैंक्स। जितने भी उसके बैंक्स होते हैं उनको लोन वो एक हद तक देता है, ज्यादा नहीं देता। तो उसमें अगर वो उसको उसको फिक्स को ज्यादा कर देता है, मतलब वो लोन जो है कम इशू करता है कमर्शियल बैंकों को, तो उनकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है या मतलब क्रेडिट लोन लेंड करने की पावर है वो कम हो जाएगी, उससे भी क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है। और इसी तरह अगर वो लिमिट उसकी बढ़ा देता है सेंट्रल बैंक, अगर लिमिट बढ़ा देगा, ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंकों को, तो उनको भी क्रेडिट को आगे एक्सटेंड करने का ज्यादा मौका मिलेगा, तो क्रेडिट एक्सपेंड हो सकता है। ये भी एक तरीका है उसके पास, ये भी एक टूल है क्रेडिट रेशनिंग का। उसके अलावा चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हेनेवर अ बैंक एक्सटेंड्स लोन अगेंस्ट अ सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक लोन देता है तो उसके लिए कोई मार्जिन तो रखता है ना, कोई सिक्योरिटी तो रखता है। इट कीप्स अ मार्जिन, इज एग्जांपल इट गिव्स लेस अमाउंट दैट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी अगर सिक्योरिटी 5 लाख की है तो वो लोन 4 लाख का दे रहा है। अगर मार्जिन वो बढ़ा देता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है कि जी आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज्यादा रखें, तो क्रेडिट को श्रिंक किया जा सकता है। इस तरह क्रेडिट को अगर आपने एक्सपैंड करना है तो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम कर सकते हैं। दिस इज अनदर टूल ऑफ क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है। व्हेन सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, इट आस्क्स द मेंबर बैंक्स टू इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा के जो क्रेडिट है उसको या सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। इन दिस वे अमाउंट ऑफ लोन डिक्रीजेस। तो ये एक अनदर टूल था सेंट्रल बैंक के पास जिससे वो कंट्रोल कर सकता है क्रेडिट को, क्रेडिट रैशनिंग करके। तो क्रेडिट रैशनिंग को भी आपने समझा? जी सर, ये इजी चीज है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद एक क्वालिटेटिव कंट्रोल आ जाता है जिसमें एक मोरल परसुएशन है, मतलब एक इखलाकी अपील उसकी होती है, मोरल परसुएशन। व्हेनेवर अ बैंक extends loan against a security, it keeps a margin, is example it gives less amount that value of security when the central bank wants to keep reduce the money supply। ये असल में ना मोरल परसुएशन जो है ना, मोरल परसुएशन, इसका टेक्स्ट गलत इसमें वो हो गया है, इसमें पेस्ट गलत हो गया। मैं आपको बताता हूँ मोरल परसुएशन क्या है। मोरली जो बैंक है वो लिटरेचर सेंट्रल कमर्शियल बैंकों को और पब्लिक में
ये लिटरेचर देता है मोरली कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा होता जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसको रोकना है, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबिलिटी लाइन पे आ जाए। तो मोरली वो एक रिक्वेस्ट करता है या मोरली वो एक हिदायत करता है कमर्शियल बैंकों को और इवन जनरल पब्लिक को कि आपने ऐसे इकदाम करने हैं। बेसिकली ज्यादा तो कमर्शियल बैंकों को कहता है कि आपने ऐसे इकदाम करने हैं, इस तरह आपने बैंकिंग फैसिलिटीज देनी है कि आप इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें। ये एक उसके पास कंट्रोल करने का तरीका है कि मोरली वो बैंकों को एडवाइस जारी कर देता है। इस तरह डिफ्लेशन हो तो मोरली फिर वही वो टीवी के जरिए, अखबारात के जरिए या किसी भी तरीके से मोरली वो एडवाइस करता है कि जी आप क्रेडिट को एक्सटेंड करें, बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, डिफ्लेशन खत्म हो, ये जो कारोबारी इतने मंदे हालात चल रहे हैं ये बेहतर हो जाए। तो एक ये इस चीज को हम कहते हैं मोरल परसुएशन। तो मोरल परसुएशन करके भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी क्रेडिट की एक्सपेंशन भी की जा सकती है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी की जा सकती है। मोरल परसुएशन की बात क्लियर होगी। और सेंट्रल बैंक अंडरटेक्स पब्लिसिटी, मतलब ये चीज यहाँ पे पेस्ट हुई हुई है, ये पब्लिसिटी और पॉलिसी अपनी बताता है पब्लिसिटी में, जो कि हेल्प करती है टू मेक अदर बैंक्स रियलाइज द मॉनेटरी नीड्स ऑफ द कंट्री, जिसमें बैंक रियलाइज करते हैं कि इस वक्त मुल्क की मॉनेटरी नीड क्या है, एक्सपेंशन उनकी जरूरत है या मनी सप्लाई की कॉन्ट्रैक्शन जरूरत है मुल्क की। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इश्यूज वीकली स्टेटमेंट ऑन मनी एंड बैंकिंग पोजीशन। तो उसको फिर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उसको रीड करते हैं, और रीड करने के बाद जो डायरेक्शन सेंट्रल बैंक से नजर आ रही होती है उस डायरेक्शन के मुताबिक वो फिर एक्ट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है ना। तो एज द लास्ट रिजॉर्ट, इफ सम बैंक रिफ्यूजेस टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, इट टेक्स डायरेक्ट एक्शन। मतलब अभी का जो हम डिस्कस करें ये डायरेक्ट एक्शन की बात करें, ये बड़ा सख्त कदम होता है, ये कभी भी सेंट्रल बैंक लेता नहीं है। बहुत ही मजबूरी में जाके डायरेक्ट एक्शन का ये प्लान करता है सेंट्रल बैंक अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक्स। इट कैन इम्पोज फाइन एंड पेनल्टी एंड डोंट अकोमोडेट सच अ बैंक। मतलब वो क्या करता है, पहली बात तो ये कि ये सारे स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं, जितने भी होते हैं ये सेंट्रल बैंक के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक चलना इनकी मजबूरी होती है। अगर ये सेंट्रल बैंक के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं चलते और अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करके क्रेडिट को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, या फिर जो भी उसने पॉलिसी दी उसके मुताबिक नहीं चल रहे होते, तो फिर सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेता है। डायरेक्ट एक्शन लेके क्या करता है, उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है, मतलब उसको अपने स्केड्यूल से निकाल देता है। तो अब जिसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन हो जाता है, या तो वो सील हो जाता है या वो बंद हो जाता है। और अगर वो स्केड्यूल्ड नहीं रहता, कोई नाम चेंज करके कुछ और वो शुरू कर लेता है, तो फिर पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है ना, यानी जो ब्लैक लिस्ट हो गया। आपने समटाइम ऐसा भी देखा होगा कि कुछ बैंक्स की पुरानी बिल्डिंग्स के बाहर एक उन्होंने वो कोई बैनर लगाया होता है कि बैंक की ये जो ब्रांच है फलां ब्रांच में जाके मर्ज हो गई है, या मतलब यहाँ से उस जगह पे शिफ्ट होगी या उस बैंक के अंदर। वो क्या होता है, असल में ये चीज नहीं होती कि वाकई कोई बिल्डिंग की वो लिमिटेशन आ जाती कि बैंक के पास इतने पैसे होते हैं कि वो रेंट शेंट दे सकते हैं, बिल्डिंग का कोई मसला नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए शिफ्ट हो गई होती है क्योंकि स्टेट बैंक जो है उसने उसके खिलाफ एक्शन किया होता है। वो स्टेट बैंक की रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं चल रहा होता, स्टेट बैंक डायरेक्ट एक्शन लेता है, उसको सील कर देता है। ठीक है, या उसको वो हाँ, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो कस्टमर्स उसके होते हैं, ऑलरेडी जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ तो डील करना होता है ना, उनकी डीलिंग को वो फिर शिफ्ट कर देते हैं किसी और ब्रांच में, अदर ब्रांच में। इस चीज को डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताई डायरेक्ट एक्शन की। ये आखिरी, बिल्कुल आखिरी इनके पास होता है, टूल होता है सेंट्रल बैंक के पास, अपनी चीज को, अपनी बात को मनवाने के लिए और अपने रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवाने के लिए कमर्शियल बैंकों से। ठीक है, तो ये मेथड थे जिन मेथड्स के जरिए सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। होप्सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया हो।